नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको आज के बाजार की तैयारी करने में मदद करते हैं। किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। नतीजों का सीजन भी शुरुआत हो चुकी है उसकी, तो नतीजों के लिहाज से किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे खरीदारी या बिकवाली करने के मौके बन रहे हैं, जिनके आधार पर आज के बाजार में पैसा बन सकता है, कमाई हो सकती है। इसमें हमारी मदद करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। धन्यवाद बुलाने के लिए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल का बाजार कैसा था, यानी कि सोमवार में बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला था। फिर बात करेंगे कि आज कैसे बाजार में आपको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए। सोमवार के बाजार की अगर हम बात करें तो हमने देखा काफ़ी सीमित दायरे में बाजार देखने को मिला जो ट्रेडिंग सेशन था, और दायरे में कारोबार के बाद मामूली कमजोरी के साथ, मामूली गिरावट के साथ बाजार में जो क्लोजिंग है वो सोमवार के सेशन में देखने को मिली थी, जिसमें निफ्टी 3 अंक, सेंसेक्स 36 अंक और बैंक निफ्टी 234 अंक नीचे बंद होते हुए नजर आए थे। निफ्टी की जहां तक बात है तो ये बहुत छोटे दायरे में, जैसे मैंने कहा, 100 अंकों के एक छोटे दायरे में कारोबार देखने को मिला था। शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन बाद में दिन के दौरान हम फिसले, लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली और फ्लैट हम कह सकते हैं एक सुस्त क्लोजिंग जो है वो निफ्टी में हमने बनती हुई दिखी। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो जो 36 अंकों की गिरावट हमने देखी 80,000 के नीचे दूसरे दिन है जब सेंसेक्स में क्लोजिंग देखने को मिली। सेक्टर्स की बात करें जिनसे प्रेशर देखने को मिला, जो दबाव बना रहे थे, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको बैंक निफ्टी, पहले देखिए, बैंक निफ्टी 285 अंक फिसल कर बंद होता हुआ नजर आया और इनफैक्ट ये इंटरडे हाई से है। ओवरऑल तो आप देखेंगे 234 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ हमने बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। सेक्टर्स की जहां तक बात है, जैसे बैंक निफ्टी हमने देखा ही है कि करीब 250 अंक गिरकर बंद हुआ है, तो इसमें पीएसयू बैंक अब निजी बैंकों के बाद ये भी गिरावट में पार्टिसिपेट करने लगे हैं। मेटल और उसके साथ साथ फार्मा, जो कि 2-3 दिन काफ़ी मजबूत था, उसमें मुनाफा वसूली कल के सेशन में देखने को मिली। और उसके अलावा ऑटो शेयरों में भी हमने देखा फिर से एक बार मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। जिन सेक्टर से सपोर्ट मिल रहा था, जहां पे खरीदारी देखने को मिली थी, उसमें एफएमसीजी है, क्योंकि कई दिग्गज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, अमेरिको जैसे। इसके अलावा सरकारी शेयर हैं, तेल गैस शेयर हैं, कैपिटल गुड शेयर हैं, जहां पे खरीदारी का रुझान कल के सेशन में साफ तौर पे नजर आ भी रहा था। आप निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो उसमें ओएनजीसी लगातार दूसरे दिन मजबूत था। आईटीसी, जैसे मैंने मेंशन किया, एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, ये टॉप गेनर्स में मौजूद थे जहां तक निफ्टी की बात है। और अगर आप लूजर्स की बात करें, जिन शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें डीवीज लैब, टाइटन, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में आपको नजर आएंगे, जो कि बाजार पर दबाव बनाने का कल के सेशन में काम कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एनएसई पर 1000 से कम शेयर थे जो कि चढ़ रहे थे, और 15 से 100 शेयरों से ज़्यादा की ऐसी सूची थी जिसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो एडवांस डिक्लाइन ने बड़े लंबे समय के बाद हमने देखा है डिक्लाइंस के फेवर में जाती हुई दिखी है। तो गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी चढ़ने वालों की तुलना में, और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां हम देख रहे थे कि लगातार 200, 300 या 500 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही थी। कल के सेशन में मिड कैप इंडेक्स 200 अंक के आसपास और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 118 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। वायदा बाजार की आप बात करें जहां पे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था, तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके बिजनेस अपडेट्स आए थे, ओबरॉय रियल्टी, आरबीएल बैंक, ये वायदा बाजार के टॉप लूजर थे। आरबीएल के नंबर्स फ्राइडे को आए थे, Q1 के बिजनेस अपडेट्स कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं थे और दूसरे दिन लगातार ये गिरा है बैंक। और अगर आप गेनर्स की बात करें, वायदा बाजार में जो टॉप परफॉर्मर थे, जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे, उसमें कई सारे पीएसयू नाम हैं, जैसे आरईसी हुआ, भेल हुआ, नाल्को हुआ, इसके अलावा एफएमसीजी पैक्स, अमेरिको, गोदरेज कंज्यूमर, ये वायदा बाजार के टॉप गेनर्स में शामिल थे। ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करेंगे ब्रॉडर मार्केट्स में, तो आरबीएनएल, आरसीएफ, पेटीएम, डेल्टा कॉप, आईआरएफसी, कुछ रेलवे के स्टॉक्स हैं, और नतीजों से पहले डेल्टा कॉप में हमने देखा एक्शन बनता हुआ दिखा। लूजर्स की जहां तक बात है, जहां पे कमजोरी देखने को मिली थी, उसमें एलेकॉन इंजीनियरिंग, जेएनके बैंक, वेबअप ग्लोबल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार पर दबाव बनाने का कामकाज कर रहे थे। तो सर, ओवरऑल अगर आप देखें जहां तक मार्केट की बात है, तो बैंक निफ्टी एक कमज़ोर कड़ी थी जहां तक कल के बाजार की बात है, और उसमें भी निजी बैंकों के बाद अब जो पीएसयू बैंक्स हैं वो भी अब गिरावट में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं। एसबीआई उसमें एक एग्जांपल है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके बिजनेस अपडेट्स आए थे वो कमज़ोर देखने को मिले, पीएनबी भी गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। तो क्या बैंक निफ्टी में अब बिकवाली बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स तो गिर ही रहे थे, एचडीएफसी बैंक कल भी कमज़ोर बंद हुआ, अब उसमें पीएसयू बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन आना शुरू हो चुका है?
देखिए संदीप जी, टाइट क्लोजिंग के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी में 2 दिन की टाइट क्लोजिंग है। निफ्टी में जरूर 4 दिन की, 4.5 दिन की टाइट क्लोजिंग है, और यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप इंटरनल्स ऑफ द मार्केट में देखेंगे, और आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो ब्रेड थी वो पहली बार है जो नेगेटिव आई है। हम्म। मैं ओवरऑल मोमेंटम मेजर कर रहा था मार्केट में, जिसको हम मेजर करते हैं 20 डे मूविंग एवरेज से। 96% स्टॉक्स ऐसे थे जो 23,400 पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। कल का ईओडी अगर डेटा में देखूं तो 64-65% स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बचे हैं। तो मार्केट में इतनी बड़ी रैली रही है इंडेक्स में, और मोमेंटम वाले स्टॉक 30% से गिर जाना, ये अपने आप में काफी नेगेटिव है। तो यहाँ हम्म। से एक राउंड प्रॉफिट बुकिंग बची हुई है जो आनी चाहिए। और टाइट क्लोजेस ये इशारा कर रहा है कि मार्केट में ऐसे मोमेंटम खत्म होता हुआ दिख रहा है। हम्म। हालांकि 15 मिनट के चार्ट पे एक अप हैंडल है निफ्टी पे, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है 24,380 के ऊपर, तो फिर 100-125 पॉइंट की और अपसाइड प्ले करेंगे। लेकिन अगर इस पैटर्न का फेल्ड ब्रेकआउट बनता है, या फिर हम नीचे में पहले 24,250 तोड़ देते हैं, तो फिर दोनों केस में करेक्शन क्रीप इन होगा। 23,900 इनिशियल टारगेट रहेगा, 23,700 दूसरा टारगेट रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी में भी देखें तो 2 दिन की टाइट क्लोजिंग है, और रेंज का लोअर एंड 52,750 के आसपास है। 52,750 जब तक होल्ड है तब तक हम कॉशियसली बुलिश हैं। लेकिन वो टूटने के बाद 700-750 पॉइंट की डाउन मूव बैंक निफ्टी पे इमीडिएट बेसिस पे बन सकती है। तो हम बुलिश हैं, कॉशियसली बुलिश हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से अब अपसाइड नहीं बच रही है। थोड़ा सा अब एग्जॉशन है मार्केट में। ये एग्जॉशन निकल निकल जाए, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, तो वापस से अप मूव के लिए मार्केट तैयार हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट होने के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। एक टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो रेंज को रिस्पेक्ट करना होगा। हायर और जो लोअर लेवल्स हैं, दोनों मेन जो इंडाइसिस हैं उसके आपको बताए गए हैं। नीचे की ओर टूटता है तो फिर हो सकता है गिरावट आती हुई दिखे। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आता है तो फिर 100 पॉइंट के आसपास की और अपसाइड जैन साहब हमें बता रहे हैं कि निफ्टी में शायद देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सर, जहां पहले एचडीएफसी बैंक जैसे निजी बैंक गिर रहे थे, वो गिरावट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब तो इसमें पीएसयू बैंक भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं। एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इसके साथ साथ पीएनबी हुआ। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा तो 4% नीचे बंद हुआ है। इसके बिजनेस अपडेट्स काफ़ी कमज़ोर आए थे। एक बार इसके अगर हम चार्ट पे भी नज़र डालें, करीब 4% के आसपास की कमजोरी लेकर बंद हुआ। तो क्या अब पीएसयू बैंक्स में भी वैसा ही कुछ रुझान शुरू होता हुआ नजर आ रहा है जैसा हमने निजी बैंकों में देखा था पहले? देखिए पीएसयू बैंकों में तेजी, सॉरी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, लेकिन एसबीआई इकलौता था जो थोड़ा सा तेज था, और उसकी वजह से और उसका सबसे ज्यादा वेटेज था, इसलिए पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर टंगा हुआ था। इसके अलावा कैनरा बैंक है जो थोड़ा बहुत मेरे को तेज लग रहा है। बाकी सारे पीएसयू बैंक्स में काफी हद तक मंदी है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में उनमें भी काफी मंदी दिख रही है। लेकिन एचडीएफसी बैंक अपने मेजर सपोर्ट्स को टेस्ट किया है, तो वहां से एक बाउंस बैक आ सकती है। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड सिग्नल आ रहे हैं, और इसी की वजह से बैंक निफ्टी में टाइट क्लोजिंग है। तो बैंक निफ्टी एक अगर डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले लेती है, तो हम्म। बाकी स्टॉक लाइन हो जाएंगे। लेकिन आपने एकदम सही कहा कि चार्ट्स पे वीकनेस दिखना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम बायर नहीं है, अब यहाँ पे सेलर भले ना हो, हम्म। सपोर्ट टूटने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ से हम फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन एटलीस्ट बैंकिंग में, स्पेशली पीएसयू बैंकिंग्स में नहीं दे रहे हैं। ओके, तो कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बिकवाली नहीं करनी है, लेकिन फ्रेश बाइंग भी नहीं करनी है। ये कहीं ना कहीं राय साफ तौर पे निकल के सामने आ रही है, जिस तरह से अब मार्केट में पोजीशंस काफ़ी स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है। एक दायरे में, छोटे दायरे में बाजार में ट्रेड हो रहा है। इससे यही इंडिकेशन मिल रहे हैं कि मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। तो पीएसयू बैंकों में कम से कम फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। अगर शॉर्ट नहीं करना है तो कॉशियसली आप वेट कीजिए, इस तरफ या उस तरफ, किस तरफ ये पीएसयू बैंकों का पलड़ा भारी होता है उसी तरफ फिर उसी हिसाब से वहाँ पे मूव लेना भी ज़्यादा फायदेमंद रह सकता है। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो कल के बाजार में हमने देखा सर, मेटल, फार्मा और ऑटो ये कमज़ोर कड़ियाँ थी पीएसयू बैंक के अलावा। फार्मा में तो हमने देखा कि मूव काफ़ी स्ट्रांग था। ऑटो में पहले मूव आया, फिर मुनाफा वसूली शुरू हुई, फिर वहाँ पे बढ़त देखने को मिली। तो एक डिसाइसिव मूव नहीं देखने को मिल पा रहा है ऑटो की जहाँ तक बात है। तो इन तीनों सेक्टर्स में किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए अभी? देखिए संदीप जी, ऑटो लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि 13-14 महीने में 118% की ऑटो इंडेक्स में रैली है। वहां पे फिजल आउट होते हुए दिख रहा है, और थोड़ा सा 3 से 4 महीने का करेक्शन दिख रहा है। तो लगभग वही, अगर इंडिविजुअल चार्ट्स में देखें तो एमएनएम में भी वही दिख रहा है, मारुति में भी कुछ हद तक फिजल आउट हो रहा है। केवल टाटा मोटर्स है जहाँ पे 1,065 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं ऑटोज में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। करेक्शन आना चाहिए, और करेक्शन सिमिलर टू आईटी इंडेक्स आना चाहिए, जहाँ
3 महीने के करेक्शन आया था, सारे स्टॉक्स ने करेक्ट किया था और जून में एकदम से रिवर्सल करके हाई पे आईटी इंडेक्स क्लोज हुआ था। तो कुछ वैसे ही पैटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3-4 महीने की डाउनवर्ड साइडवेज टू डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी रहेगी और इवेंचुअली ये वापस अप मूव देंगे। तो अगले 3 महीने का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो ऑटो सेक्टर मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ऑटो इंडेक्स में मेरे को 5 से 8% का करेक्शन दिख रहा है और जब इंडेक्स में 5% का करेक्ट आएगा तो बट नेचुरल है कि स्टॉक्स भी एटलीस्ट 7-8% तो इंडिविजुअल स्टॉक्स करेक्ट होंगे। तो ऑटो से मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ, वहां पे निकल जाना चाहिए। मेटल्स में मिक्स्ड बैग चीजें चल रही हैं। हिंद कॉपर में आज थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने के लिए मिला, वेदांता में कुछ हद तक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, टाटा स्टील में भी बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। तो मेटल्स में साइडवेज टू हल्का सा बेरिश करेक्शन है जो कंप्लीट होने के बाद वापस तेजी बनेगी। तो अगर आप लॉन्ग से और अच्छे हैंडसम प्रॉफिट्स पे हैं तो एक बार मिडिल्स में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट शॉर्टिंग की मैं किसी तरह की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, केवल पॉज आया है, नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव अभी बची हुई है। ठीक है, और फार्मा पे सर? देखिए फार्मा में मार्केट में साइडवेज है, इसलिए फार्मा में थोड़ी सी बाइंग आ रही है। इवेंचुअली हल्का सा करेक्ट करने के बाद मार्केट वापस जब अपनी तेजी पकड़ेगा तो फार्मा फिजल आउट होते हुए दिखेगा। सन फार्मा, ऑटो फार्मा थोड़ा सा तेज लग रहा है। वॉकआउट फार्मा हमारी टॉपिक थी, वहां पे काफी अच्छा मूव आया है, यहाँ से भी और 70-80 रुपए अपसाइड की गुंजाइश दिख रही है। तो फार्मा में अगले 4-5 दिन तेजी रह सकती है, बट इवेंचुअली अगर मार्केट साइडवेज रह के ब्रेकआउट देता है तो फिर फार्मा एकदम से फिजल आउट होके नीचे की तरफ आता है, रेंज के बॉटम की तरफ आता हुआ दिखेगा। तो फार्मा में बुल्स रह सकते हैं बट कॉशियस बुल रहना चाहिए और क्वांटिटी एकदम कम रखनी चाहिए अपनी बुलिश पोजीशंस में। इनफैक्ट हमने देखा था सर, मार्केट में एक दौर ऐसा आया था पिछले कुछ दिनों में या फिर पिछले हफ्ते की बात करें, जहां पे फार्मा और आईटी एक साथ चल रहे थे, डिफेंसिव्स पे मार्केट का ज़्यादा फोकस हो गया था। तो अगर आप कह रहे हैं कि बाजार में तेजी आएगी तो फार्मा फिजल आउट होगा, तो क्या उसमें आईटी भी साथ में फिर फिजल आउट करेगा? देखिए आईटी पे मेरा कंप्लीटली डिफरेंट व्यू है। 3 महीने की करेक्शन के बाद जून में जिस हिसाब से रिवर्सल दिया है और ये रिवर्सल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आया था जहां 17 महीने का बेस ब्रेकआउट था आईटी इंडेक्स में। तो आईटी इंडेक्स में ना सिर्फ ऑल टाइम हाई मान के चल रहा हूँ बल्कि ऑल टाइम हाई से 10% की रैली भी दे सकता है। साइंट हमारा टॉप पिक है, इन्फोसिस हमारा टॉप पिक है, इसके अलावा टीसीएस भी चल सकता है। बट ये दो स्टॉक्स हम अपने क्लाइंट को रेगुलर बेसिस पे रिकमेंड कर रहे हैं लॉन्ग साइड के लिए। साइंट हमें ऑल टाइम हाई आता हुआ दिख रहा है, इन्फोसिस में भी हमें लगभग लगभग 1725 1730 की इमीडिएट रैली दिख रही है और ओवरऑल 2000 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। तो हम आईटी पे अगले 6 महीने के लिए एक्सट्रीमली बुलिश हैं। ऑल टाइम हाई क्रॉस होके इंडेक्स पे 10% की अपसाइड मूव मिल सकती है। ओके, तो 6 महीने के लिए आईटी पर बुलिश हैं। ऑल टाइम हाई तो लग ही सकते हैं आईटी इंडेक्स के, उसके साथ साथ और भी 10% की रैली वहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो कई सारे नए सेक्टर्स हैं जो कि अब रडार पर आते हुए दिख रहे हैं, मार्केट में चर्निंग देखने को मिल रही सेक्टर्स की, और उसी चर्निंग में हम देख रहे हैं कि अब एफएमसीजी भी लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है। कल के बाजार की बात करें तो आईटीसी हुआ, एचयूएल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, मैरिको हुआ, जिसके बिजनेस अपडेट्स आए थे, काफ़ी स्ट्रांग आए थे। और उसके साथ साथ आप चाहें तो गोदरेज कंज्यूमर को भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अब डिसाइसिव अप मूव एफएमसीजी में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है सर कि बजट में कुछ रूरल इंडिया को लेकर फोकस बढ़ सकता है, कंजम्पशन को बढ़ाने के ऊपर, या रूरल इंडिया की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर हो सकता है कि अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखें बजट में। आपका क्या मानना है सर, क्या ये रैली बजट तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, उसके बियॉन्ड भी? देखिए संदीप जी, सीएनएक्स एफएमसीजी में अगर देखें तो वीकली चार्ट पे 27 हफ्ते का कप नैडल पैटर्न ब्रेकआउट आया है और इतना बड़ा ब्रेकआउट जनरली सस्टेन होता है मार्केट में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी रहेगी अगले 2 से 3 महीने के लिए। इंडिविजुअल अगर काउंटर्स की मैं बात करूं तो इंडिविजुअल काउंटर्स में एक छोटा काउंटर है, लगभग 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1243 करोड़ का मार्केट कैप है। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीआर मूवर्स। इसमें लगभग 38 वीक्स का एक राउंडिंग बॉटम कप कैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना है। 208 209 इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने लगता है स्टॉक, तो इसमें काफी तेजी डेवलप होगी, लगभग 300 रुपए तक जा सकता है क्योंकि 1200 करोड़ का स्मॉल कैप का स्टॉक है। पिछले 2 क्वार्टर में अगर देखें तो दिसंबर में 134% की ग्रोथ थी ईपीएस में, मार्च में 37% की ग्रोथ थी और सेल्स अगर देखें तो 88% दिसंबर में ग्रो हुआ था, 6% मार्च में ग्रो हुआ था। तो फंडामेंटली भी इसमें स्ट्रेंथ आ रही है और टेक्निकली भी स्ट्रेंथ आ रही है। तो टेक्नो फंडा काइंड ऑफ पिक है, 208 209 के ऊपर सस्टेन करता है तो 300 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। बाकी फ्रंटलाइन काउंटर्स में 10-15% की रैली आना कोई बड़ी बात नहीं है। कोलगेट पामोलिव हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, सारे के चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं।
चलिए, तो एफएमसीजी में हो सकता है कि 2 से 3 महीने की बड़ी तेज़ी के लिए पूरा सेक्टर तैयार होता है वो नज़र आ रहा है, तो उस दौरान बजट भी आ जाएगा बीच में, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि ये तेज़ी जारी रहती हुई नजर आए। 10 से 15% का अप मूव बड़े दिग्गज शेयरों में, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे शेयरों में भी देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में सर हमने देखा कि पीएसयू एक ऐसा तबका है जो कि स्टैंड आउट करता हुआ नजर आ रहा था, स्टार परफॉर्मर था। उसमें भी डिफरेंट पॉकेट्स हैं, जैसे आप कुछ रेलवे शेयरों को ले लीजिए। आईआरएफसी कल एक ऐसा स्टॉक था जो कि काफ़ी दिनों के बाद चलता हुआ दिखा है। आईआरएफसी के अलावा आरवीएनएल है, इरकॉन है, ये 3 रेलवे के स्टॉक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इसके अलावा आरईसी, बीएचईएल, मेटल पैक से नालको और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे। तो पीएसयू शेयरों में आपको क्या लग रहा है सर, क्या खासतौर पे रेलवे शेयरों में यहाँ से लेकर बजट तक तेज़ी की व्यू बना के चल सकते हैं क्या? देखिए, आरवीएनएल में 2 दिन में लगभग 40% की रैली हो चुकी है। ब्रेकआउट पॉइंट से 425 का ब्रेकआउट था, वहां पे ऑलमोस्ट टारगेट्स के आसपास है, एक्सटेंड कर सकता है 725 तक, बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैच नहीं कर रहा है। अगर आपको रेलवे सेक्टर में रहना है तो रिस्क रिवॉर्ड, और टेक्स मैको रेल और टेक्स इंफ्रा भी लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि इन स्टॉक्स में तेजी लग रही है, वहां भी अच्छा मूव आ चुका है। फ्रेश केवल एक ही स्टॉक मेरे को रेलवे सेक्टर से दिख रहा है, वो है आईआरएफसी। 112 दिन का कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में, तो इसमें 190 के अराउंड स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। ऊपर में 245 रुपए का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। तो रेलवे स्टॉक्स में आरबीएनएल हमने 3 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अब यहाँ से हम आईआरएफसी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, 245 का इनिशियल टारगेट रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 275 290 तक स्टॉक जा सकता है। ठीक है, 245 का पहला टारगेट है और उसके बाद 275 290 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई सर रेलवे पीएसयू शेयरों की। इसके अलावा जो बाकी आरईसी हुआ, बीएचईएल हुआ, नालको हुआ और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कल लाइमलाइट में थे, कोई उनमें से ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पे हो जिनमें आज भी पोजीशन बनाई जा सकती हो? और देखिए, बीईएल हमने रिकमेंड किया हुआ है मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कल के सेशन में बीईएल में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया था 23 दिन के कपनैंडल पैटर्न का, और स्टॉक ऊपर जाके क्लोज किया है। वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आई है, तो कल की जो क्लोज थी वो बहुत बेहतरीन है, वहां पे बाइंग कर सकते हैं 334 के अराउंड। आज के सेशन में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि फॉलो थ्रू मूव देते हुए 345 का टारगेट कंप्लीट करे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 365 370 तक जा सकता है, बट फिलहाल के लिए आप 345 का टारगेट मान के इसको बाइंग करके चल सकते हैं। क्या स्टॉप लॉस रखना होगा सर इस केस में? देखिए, कल का जो लो था वो समवेयर अराउंड 325 था, तो 325 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। चलिए, 325 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बीईएल कल काफ़ी अच्छा मूव इसमें भी देखने को मिला था, 345 की ओर जाने की ये तैयारी कर रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर 365 370 तक भी जा सकता है, लेकिन इंटरडे के लिए आप 345 का एक मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 325 रुपये का आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलना है। तो ये तो बात हुई कल के बाजार की। अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज कहाँ फोकस देखने को मिलेगा? नतीजों का सीज़न भी शुरुआत हो चुकी है, तो उस लिहाज से किन स्टॉक्स में, किन सेक्टर्स में फोकस करना होगा। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में सर हमने देखा है कि भले ही बाजार में कमजोरी आती हुई दिखे, भले ही हाई लेवल से करेक्ट हो जाए मार्केट, लेकिन लास्ट टाइम भी शायद मेरी आपसे बात हो रही थी, 24,300 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्तर के तौर पे अब शायद उभरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कल की क्लोजिंग भी आप देखें, भले ही इंटरडे में 24,300 के नीचे हम गए थे, लेकिन क्लोजिंग 24,300 के ऊपर ही होती हुई नजर आ रही है। वीकली क्लोज भी हमने देखा था 24,300 के ऊपर ही होता हुआ दिखा था। तो ये कितना बड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और क्या और अपसाइड की गुंजाइश बन रही है निफ्टी में? देखिए संदीप जी, लास्ट टाइम भी मैंने, मतलब लास्ट टाइम या उसके पहले भी जब भी मैं भी अपीयर कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली ये कहते आ रहा हूँ कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो टॉप प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। गो विद द फ्लो, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिए। जैसा आपने कहा 24,300 मेजर सपोर्ट बन के उभर रहा है, तो ये एक एग्जैक्टली एक 24,300 एक राउंड फिगर नहीं है, पर इसको थोड़ा सा रेंज की तरह पकड़ेंगे तो आपको सपोर्ट रेंज काफी अच्छी दिखेगी। 24,220 से लेके 24,300 310, ये 80-90 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में कहीं भी अगर 15 मिनट या 75 मिनट के चार्ट पे रिजेक्शन बार की फॉर्मेशन होती है, बुलिश बार की फॉर्मेशन होती है, तो फटाफट से बाइंग आने लगती है, और 15 मिनट पे कप एंड पैटर्न के साथ क्लोज हुआ है निफ्टी। 24,380 के ऊपर अगर कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग दे देता है या फिर मिड ट्रेडिंग के दौरान तोड़ता है, तो कप एंड का ब्रेकआउट होगा, 125 से 150 पॉइंट की अपसाइड बनेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 24,500 के लेवल अगर आपको दिख जाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा।
अगर किसी केस में 24,200 24,220 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मैं ये मानूंगा कि सपोर्ट रेंज जो थी वो फिलहाल ब्रीच हुई है। शॉर्ट टर्म के लिए 23,900 23,700 तक के टारगेट मिलेंगे। तो डाउन साइड के मेरे पास लेवल्स हैं कहां तक मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन फिलहाल कहां से नीचे आएगा ये मार्केट कंफर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हर टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर दे रहा है। तो हम्म। एटलीस्ट एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो 15 मिनट के चार्ट पे वेट कीजिए, लेकिन सेफ साइड प्ले करना है तो 75 मिनट के चार्ट पे एक लोअर हाई बनने का वेट कीजिए, उसके बाद ही शॉर्ट कीजिएगा। तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग करना चाहिए। हाईली एंटिसिपेटेड है कि 24,500 का लेवल आ सकता है अगर हम 24,380 के ऊपर 350 380 की जोन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो मुझे समझ आ रहा है सर, 24,350 से 24,380 ये ऑन द हायर साइड, ये लेवल टूटता है तो 120 150 पॉइंट ऊपर के बनते हुए नज़र आ सकते हैं, वो एक जोन खुलता हुआ नज़र आएगा। और नीचे में 24,250 से 24,220 ये लेवल अगर टूट जाते हैं फिर हो सकता है कि नीचे में मार्केट में 23,900 और उसके बाद 23,700 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो गो विद द फ्लो, आप जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा उस तरह से आप अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश कीजिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हमने देखा सर, बड़ा अप मूव हमने पिछले हफ्ते बनता हुआ दिखा था, मार्केट को आउट परफॉर्म भी किया था पिछले हफ्ते। इनफैक्ट बाजार भी 4% चले थे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 5 से 6% का अप मूव लेकर बंद हुए थे। कल का एक जो कमजोरी वाला सेशन था उसमें से आपने क्या रीड किया सर? नतीजों से पहले कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे खरीदारी या बिकवाली की पोजीशन बनाई जा सकती हो? देखिए संदीप जी, मिड कैप स्मॉल कैप्स बहुत तेज लग रहे हैं और मेरी एक्सपर्टीज भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ही में है। लास्ट वीक हम मिड कैप स्मॉल कैप जैसा आपने कहा 5-6% की तेजी थी इंडेक्स में। लास्ट वीक इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो एक तरफा ब्रेकआउट आ रहे थे और ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे थे। केवल केवल लास्ट वीक में 135 शॉर्ट टर्म डिलीवरी कॉल्स हमने अपने क्लाइंट्स को दिए हैं, 4% स्टॉप लॉस और 9% टारगेट के साथ, और बहुत सारे ने अपने टारगेट्स भी कंप्लीट किए हैं। लगभग 12-13 स्टॉक्स ने तो आज सुबह ओपनिंग में अपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं। तो ये रैली जो चली थी ये अब आज थोड़ी सी मार्केट कल मार्केट क्लोज होते होते थोड़ी सी थकान होती हुई दिख रही थी, और आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि अगर ये थकान को फॉलो थ्रू मूव मिलता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा टॉप बन जाएगा, 3-4 दिन की करेक्शन की मूव आना स्टार्ट होगी। तो मैं आज का सेशन थोड़ा सा 1 घंटा शुरुआती वॉच करूंगा। अगर वीकनेस मिलती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर तेजी बनी रहती है और हम कल के हाइस के ऊपर सस्टेन करते हैं 1 घंटा, तो फिर ये तेजी और यहाँ से जो मिड कैप निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होती है वो 13,000 13,100 तक की अपसाइड दिखा सकती है। तो आज का 1 घंटा शुरुआती 1 घंटा डिसाइड करेगा कि अगर वीकनेस क्रीप इन होती है तो फिर करेक्शन स्टार्ट होगा, और अगर ये प्रेशर हम झेल जाते हैं और नया हाई बनाने लगते हैं तो फिर ये सिर्फ नया हाई नहीं बनेगा, ये एक्सटेंड करते हुए उसको निकल जाएगा 13,000 तक। तो काफी अच्छी अपसाइड बची हुई है, बट अब कॉशियसली अप्रोच करना चाहिए। और मैं बार बार कॉशन इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि 96% से ब्रेथ गिर 65-66% आ चुकी है। 30% की ब्रेथ में गिरावट थोड़ी सी चिंताजनक होती है, लेकिन जब तक मोमेंटम बना है मोमेंटम प्ले करना चाहिए, टॉप प्रेडिक्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए, तो आज का जो पहला शुरुआती 1 घंटा है मिड कैप स्मॉल के लिए काफ़ी अहम है। अगर कल के हाइस टूट जाते हैं, ऊपर की ओर ब्रीच हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि मोमेंटम और तेज़ी की ओर सस्टेन होता हुआ दिखे। तो कॉशियसली ट्रेड करें, क्योंकि कल के सेशन में जिस तरह से कमजोरी आई है, जो एक क्लोज लाल निशान में हुआ है, थोड़ा सा कॉशियस रहने की वहाँ पर ज़रूरत है। आज का पहला 1 घंटा जो है उसको आप कीनली वॉच कीजिए, उसके बाद आप अपना जो फोकस है वो मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी की ओर बना के चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से बाजार में ट्रेड देखने को मिलता है। कल के सेशन में सर हमने देखा फर्टिलाइजर में फिर से एक अप मूव बनता हुआ दिखा। आप उसमें आरसीएफ देखिए, चंबल देखिए, जीएनएफसी, फैक्ट, एनएफएल, ये डिसाइसिव मूवर्स थे कल के सेशन की जहाँ तक बात है। तो क्या आज भी इनमें तेजी जारी रह सकती है? कोई ट्रेड जो आपको लगता हो इनिशिएट किए जा सकते हो खरीदारी की ओर? देखिए संदीप जी, कल सुबह जब मार्केट खुला था तो बहुत बड़ी तेजी से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ऑर्डर्स इनफ्लो आ रहे थे। 8-8 10-10 लाख रुपए के सिंगल ऑर्डर्स में बाइंग सौदे पंच हो रहे थे, जो सॉफ्टवेयर को दिख रहे थे। तो हमने मॉर्निंग में ही एनएफएल में बाई रिकमेंड किया था, वहां से स्टॉक 5-5.5% चल के क्लोज हुआ है। प्रोबेबली आज के सेशन में ये अपने टारगेट्स कर लेगा। आरसीएफ भी हमने बाई रिकमेंड किया है कल के सेशन में, जहां प्रॉफिट बुकिंग 5-6% 7% की मूव थी, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करा दी है। आज के सेशन में अगर 8-9% की मूव मिल जाती है तो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करा देंगे। तो फर्टिलाइजर में कल हमने काफी अच्छी बाइंग रिकमेंड की है। आज भी अगर किसी फर्टिलाइजर स्टॉक में ब्रेकआउट बनता है तो हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि
ये तेजी ना सिर्फ अगले 3 से 5 दिन चलेगी, बट ये बजट तक चलेगी, और बजट से 1-2 दिन पहले स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी। मैं कहूंगा अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, तो हम्म। बजट के 2 दिन पहले टारगेट आए या ना आए, वहां पे टाइम वाइज एटलीस्ट टारगेट अचीव मान के प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बजट के बाद अगर जितनी एक्सपेक्टेशन लगी हैं वो फुलफिल भी होती हैं तो प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ जाएंगे, और अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है तो बहुत तेज गिरावट इसमें आती हुई दिखेगी। चलिए, तो हो सकता है कि फर्टिलाइजर शेयरों में बजट तक जो आप मूव है वो जारी रहता हुआ दिख सकता है। तो बजट से 1-2 दिन पहले भले ही आपके टारगेट आ जाए ना आ जाए, जितना भी आपको मुनाफा मिले वो लेकर आपको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन बजट के 1-2 दिन पहले तक हो सकता है कि आप मूव फर्टिलाइजर शेयरों में जारी रहे, तो आप चाहें तो इसमें फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। फार्मा शेयरों में क्या करें सर? डीवी स्लैब हुआ, सिप्ला हुआ, तेज़ गिरते हुए दिखे हैं कल के सेशन में। इनमें जो मुनाफा वसूली हो रही है, क्या इसमें खरीदारी करने का मौका है या बेचकर निकल जाए? देखिए, डेविस स्लैब मुझे टॉप डाउन लग रहा है। डेविस स्लैब में 4200 तक की डाउन मूव मेरे को दिख रही है, तो मैं डेविस स्लैब में से तो क्लियरली एग्जिट का ही सलाह दूंगा। और लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर मुझे बाकी फार्मा स्टॉक्स पे भी दिख रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट अगर आपका व्यू अगले 15-20 दिन का है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि इंडेक्स में अगर ब्रेकआउट बनता है ऊपर की तरफ तो सबसे पहले फार्मा स्टॉक्स पिटेंगे। डिफेंसिव में अगर चलेगा भी तो एफएमसीजी के स्टॉक्स के चार्ट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो हम्म। डिफेंसिव में रहना भी है तो एफएमसीजी इज बेटर बेट, फार्मा से पैसा निकाल के एफएमसीजी में डालना चाहिए। कल के सेशन में सर कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहे थे। पेटीएम में हमने देखा कि एक नया अप मूव चलना शुरू हुआ है। एवरेडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। टाइटन में गिरावट देखने को मिली क्योंकि बिजनेस अपडेट्स के बाद एक डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है जेपी मॉर्गन की ओर से। पटेल इंजीनियरिंग, पारस डिफेंस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि गिरावट की ओर ज़्यादा अग्रसर थे। तो ऐसे जो मूवर्स थे कल के सेशन में ऊपर या नीचे की ओर, उनमें क्या करना चाहिए? देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा। एवरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था आज के सेशन में। आज के सेशन में बाय रिकमेंड किया था एवरेडी, जिसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। तो एवरेडी हमें तेज लग रहा है, स्टॉक में बढ़िया बेस ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट अगर वीकली चार्ट पे देखूं तो बहुत बड़ा एक बेस बना था जिसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ये बेस अगस्त 2021 से बनना स्टार्ट हुआ था, तो बड़ा बेस का ब्रेकआउट है। स्टॉक में यहाँ से 40 से 45% की अपसाइड अगले 6 महीने में अगर बन जाती है तो हम बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगे। तो समवेयर अराउंड हम मान के चल रहे हैं कि 650 तक के टारगेट्स आराम से मिलने चाहिए। टाइटन हमें काफी वीक लग रहा है। मंथली वीकली चार्ट पे राउंडिंग टॉप और कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। 3064 पे एक सपोर्ट है लास्ट स्विंग लो का। आज नहीं तो कल ये टूटना चाहिए, और जब टूटेगा तो 2790 इनिशियल टारगेट रहेगा, और पैटर्न का टारगेट 2450 के अराउंड है। तो टाइटन से मैं क्लियरली एग्जिट की सलाह दे रहा हूँ। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं और किसी तरह की रैली 40-50 पॉइंट की मिल जाती है, शॉर्ट भी इनिशिएट कर सकते हैं। पहला टारगेट 3064 का रहेगा और उसके बाद 2790 तक का रहेगा। तो इन दो स्टॉक्स में मेरी यही सलाह रहेगी कि एवरेडी में बाई करके चल सकते हैं, टाइटन में एग्जिट की सलाह रहेगी। तो टाइटन में एग्जिट करें। इनफैक्ट यहाँ पे चाहें तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। 3064 पहला टारगेट और उसके बाद 2790 तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एवरेडी जहाँ पे खरीदारी करने की राय उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दी है, वहाँ पे आप चाहें तो और भी चाहें या फ्रेश मूव भी खरीदारी का यहाँ पे इनिशिएट करते हुए चल भी सकते हैं। नतीजों के सीज़न की शुरुआत हो चुकी है सर। कल हमने देखा था शैल्बी के नतीजे आए थे, हालांकि ख़राब रहे थे। शेयर 5% गिर के बंद हुआ था। आज के सेशन की बात करें तो सर लंबी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक कंपनियां हैं खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप साइड से, जिसमें डेल्टा कॉप है जिसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा आरएस सॉफ्टवेयर है, जीएम ब्रिवरीज है, इसके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कुछ और भी 1-2 छोटी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से सर नतीजों से पहले अब कैसे बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, और कुछ ऐसे स्टॉक्स खासतौर पर जिनके नतीजे आज आने वाले हैं उनमें पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि डेल्टा कॉप तो हमने देखा था कल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। देखिए, डेल्टा कॉर्प में अगर आप देखें तो रिवर्सल प्ले आया है। इसमें 45 दिन का डबल बॉटम पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया था, उसी को रिटेस्ट करके आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक में एक गैप छूटा हुआ है ऊपर में 173 के आसपास, तो इनिशियली 173 तक आ सकता है। उसके ऊपर एक और गैप 236 पे है, बट अभी फिलहाल का स्ट्रक्चर देख के लग नहीं रहा कि इतना एक्सटेंड करेगा। 173 174 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहीं जीएम ब्रिवरेज की बात करें तो जीएम ब्रिवरेज में एक बड़ा मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। 2018 से कब हैंडल पैटर्न बन रहा था, 720 पे ब्रेकआउट है। स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप हुई है, लेकिन पूरे ब्रेकआउट का टारगेट 1400 से 1500 रुपए है।
तो मैं ये कहूंगा अगर रिजल्ट की वजह से या रिजल्ट थोड़ा सा अगर डिसअपॉइंट करता है या किसी वजह से स्टॉक नीचे आता है, एक 7-8% के करेक्शन में अगर ये स्टॉक नीचे मिल जाता है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत फेवरेबल हो जाएगा। इनिशियल टारगेट 1100 का रहेगा, ओवरऑल 1400 से 1500 का ब्रैकेट ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है। जीएम ब्रिवरेज हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों प्रोस्पेक्टिव से, और आपके दोस्तों के लिए भी यही सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को लॉन्ग करके चलना चाहिए, बट ऑन डिप्स। डिप्स पे जीएम ब्रेवरीज को खरीदारी करनी चाहिए, जिसके नंबर्स आज आने वाले हैं। 7 से 8% डिप पे मिलता है, तो आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ऐड कर सकते हैं। छोटी अवधि में 1100 और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए 1400 से 1500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और डेल्टा कॉर्प, जिसमें कल भी काफ़ी अच्छा मूव था, आज नतीजे आने वाले हैं, 173 174 तक के स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल सर, आज किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में पैसा बनेगा, कहाँ पे आप फोकस करके चल रहे हैं? देखिए मैं दो स्टॉक दूंगा। एक सीमेंट सेक्टर काफी तेज लग रहा है मुझे, सीमेंट सेक्टर में बेहतरीन अपसाइड दिख रही है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ग्रासिम, सारे में तेजी दिख रही है। बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी सी ज्यादा तेजी है। तो एक मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर लाया हूँ। 1693 करोड़ का मार्केट कैप है, 650 करोड़ का फ्री फ्लोट है। लास्ट 2 क्वार्टर में बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं इसने। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पे 108 दिन का ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। वीकली चार्ट पे देखें तो 23 हफ्ते होते हैं, और डेली चार्ट पे 108 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से बाई करना चाहिए। 115 के अराउंड 105 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा, और 135 रुपए का टारगेट रहेगा। 117 रुपए जैसे निकलता है स्टॉक में बड़ा मोमेंटम बनेगा। 135 इनिशियली, और ओवरऑल ये 175 से 195 जाता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा अगर 3 महीने का समय देंगे तो आपको लगभग 195 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ओके। वहीं दूसरा स्टॉक है कल्याणी स्टील। इस स्टॉक में भी अगर देखें तो 84 डेज या 18 वीक्स का एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न है। 3 दिन से इनसाइड बार थी, आज ब्रेकआउट आया था टुवर्ड्स दी एंड, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आ गया। बट 1015 निकलता है, जैसे कल आज के सेशन में या कल के सेशन में 1015 के ऊपर निकलता है, तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। 975 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1100 रुपए का प्राइमरी टारगेट रहेगा। 1100 रुपए अगर फिजल आउट नहीं होता है तो प्रोबेबली ये स्टॉक 1200 1240 तक एक्सटेंड कर सकता है। इसमें भी बड़ा बड़ा बेस बना है, तो बड़ा मूव आने के चांसेस काफी हाई है। तो 2 हफ्ते के नज़रिए से एक तो है मिड कैप छोटा काउंटर है सीमेंट स्पेस से श्री दिग्विजय सीमेंट, जहाँ पे 115 रुपये के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 105 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट ऊपर में बनेंगे 135 के 2 हफ्ते के लिहाज से। और 3 महीने अगर आप इसे होल्ड करते हो तो 195 रुपये तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। और दूसरा नाम है कल्याणी स्टील्स का, जहाँ पे 1015 माफ़ कीजिए, इन लेवल्स के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 975 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 1100 रुपये ये 2 हफ्ते में आ सकते हैं, और थोड़ा लंबा अगर ये लेवल होल्ड कर जाते हैं, जिन लेवल्स पे आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है, तो 1200 1240 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ शामिल होने के लिए, सुबह सुबह समय निकालने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है। देखिए जितने स्टॉक्स डिस्कस किए इसमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन कल्याणी स्टील, दिग्विजय सीमेंट और बाकी स्टॉक्स भी जो हमने डिस्कस किए थे, ये हमने अपने क्लाइंट्स को, देखिए 135 स्टॉक हमने लास्ट वीक रिकमेंड किए, तो सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप में ब्रेकआउट्स आते हैं, हम अपने क्लाइंट्स को 4% स्टॉप लॉस 9% टारगेट के साथ रिकमेंड करते हैं। तो लगभग सारे स्टॉक्स किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन सबके लिए प्रॉफिटेबल रहे, और आपने जो राय दी है वो हमारे दर्शकों के काम आती हुई दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद संदीप। तो मार्केट में कल हमने देखा है कि दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है, और दायरे में जो ऊपर और नीचे की ओर आपको लेवल्स बताए गए हैं, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, और खास तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप में आज का जो पहला कारोबार का पहला घंटा है वो बहुत ही अहम है। जिस तरफ भी मार्केट करवट लेता है उस हिसाब से आप चाहें तो पोजीशन खड़ी करके चल सकते हैं। नतीजों की शुरुआत हो चुकी है, तो नतीजों वाले स्टॉक्स भी डिस्कस हुए हैं, और जिन कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं दिन के दौरान 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। उनके साथ आप चाहें तो अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं, और उनसे जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, खास तौर पे नतीजों वाले काउंटर्स में किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।